नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉटिंग गुड। आज 29 मार्च 2022 है। आज का पहला टॉपिक है क्रिप्टो टैक्स इवेजन को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अथॉरिटी ने 11 क्रिप्टो एक्सचेंज को पकड़ा है और टोटल ये 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं इन्होंने 81.5 करोड़ का टैक्स जो है, जीएसटी जो है, वो इवेड किया था। तो इनके ऊपर पेनल्टीज लगाकर सीजीएसटी ने 95.86 करोड़ रुपीस जो हैं इनसे रिकवर किए हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो इवेजन था वो 81.54 करोड़ का था, लेकिन इसके ऊपर पेनल्टी लगाकर ये टोटल हो गया 95.86 करोड़ रुपीस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी साहब ने ये बताया है कि सरकार क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर डेटा कलेक्ट नहीं करती है, लेकिन जीएसटी जो है उसके साथ अगर इवेजन होता है तो क्रिप्टो करेंसीज की जो जीएसटी इवेजन करते हैं, तो इस आधार पर जीएसटी का डेटा जो सामने आया, इस आधार पर सेंट्रल जीएसटी ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया है। 25 मार्च की बात करें तो वी नो कि हमने इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन की थी। आई एम श्योर आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच में फरवरी में ये बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और टीडीएस भी लगेगा। जो गेन होगा तो उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, अगर आपको प्रॉफिट होता है क्रिप्टो में तो 30% टैक्स और 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी पे करना पड़ेगा। और कुछ दिनों पहले की ही बात है जब लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, फाइनेंस बिल 2022, और इसमें 39 अमेंडमेंट्स किए गए हैं फाइनेंस बिल में। और इन 39 अमेंडमेंट्स में ये चीज़ें भी, क्रिप्टो के साथ जुड़ी हुई जो टैक्स की बात है वो भी, इसमें टैक्स का फ्रेमवर्क जो है वो भी शामिल है। तो ये लोकसभा में से पास हो चुका है और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की बात करें, एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि अभी श्रीलंका जो है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है। मीन्स द कंट्री इज़ फेसिंग वर्स्ट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? पेंडेमिक। तो पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, टूरिज़्म जो है एक बहुत बड़ा सोर्स था इनकम का श्रीलंका के लिए, तो पेंडेमिक की वजह से ये इनकम बंद हो गई। ऊपर से श्रीलंका के जो लोग, जो श्रीलंका के नॉन रेसिडेंशियल श्रीलंकन्स हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, तो उनको भी वापस श्रीलंका आ जाना पड़ा। वरना जनरली क्या होता है कि श्रीलंका के लोग जो बाहर रहते हैं तो वो पैसे कमाते हैं तो थोड़े पैसे घर भेजते हैं, तो ये जो रेमिटेंस आता है तो उससे भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो श्रीलंका को मिलता रहता है। लेकिन ख़ास करके ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हुई है, तो इसकी वजह से श्रीलंका की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। ऊपर से ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब श्रीलंका की मदद करेगा भारत। इनफैक्ट भारत मदद कर ही रहा है, लेकिन हमने एक एश्योरिटी दी है श्रीलंका को और कहा है कि आपको कंटिन्यूस मदद जो है वो इंडिया से मिलती रहेगी। और अगर राइट टाइम पर इंडिया मदद ना करे तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डोमेस्टिक क्राइसिस में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो रूलिंग पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो राजपक्षे की सरकार है, तो उनकी वजह से ही ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर पेट्रोल पंप्स में बहुत बड़ी लाइन है, खाने पीने की चीज़ें की शॉर्टेज है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब 3 दिनों की यात्रा के लिए श्रीलंका गए हैं और श्रीलंका में उनकी मुलाकात हुई वहाँ के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे साहब के साथ। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने थैंक यू कहा है इंडिया को और कहा है कि हाल ही में श्रीलंका को इंडिया ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की है। क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं। अगर एक किराने की स्टोर है आपके घर के नज़दीक के एरिया में, जहाँ से आप सालों से चीज़ें खरीदते हैं, तो वो जो किराने वाले भैया हैं वो हमें कुछ क्रेडिट लाइन देते हैं, राइट? एक लिमिट होती है, हर एक कस्टमर की अलग होती है। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको वो 100 रुपये तक की क्रेडिट की, अगर आप कोई चीज़ लेने के लिए गए, आपके पास पैसा नहीं है, तो 100 रुपये की आइटम है तो वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पे कर देना। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए लेट्स से 10,000 की भी लिमिट होती है, तो उनको पता है कि ये एक बड़ा कस्टमर है और ज़्यादा सामान या फिर सारा सामान जो है वो हमसे ही खरीदते हैं और इनका पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम हो जाता है। तो हर एक कस्टमर की अलग अलग ऐसी लिमिट होती है, तो यू कैन से कि ये एक क्रेडिट लाइन है। तो भारत ने ये क्रेडिट लाइन श्रीलंका को दी है $1 बिलियन की। तो इस क्रेडिट लाइन में श्रीलंका को अगर खाने पीने की चीज़ें खरीदनी हैं, दवाइयाँ खरीदनी हैं, दूसरी एसेंशियल आइटम्स खरीदनी हैं, तो इसके लिए क्रेडिट में ये सारी चीज़ें जो है वो भारत प्रोवाइड करेगा।
फरवरी में भारत ने एक अलग से $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की थी, और ये सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए थी, कि जो फ्यूल हैं और दूसरे ऑयल और ये सारी चीज़ें हैं, इंजन ऑयल एक्सेट्रा, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन फरवरी में भारत ने प्रोवाइड की थी। और दोनों नेताओं ने मिलकर, यानी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर जाफना जो है वहाँ पर एक कल्चरल सेंटर है, तो इसका उद्घाटन भी किया वर्चुअल मोड से। और श्रीलंका में बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वैसे आप बिम्स्टेक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आज का, यानी कि 28 और 29 ये दोनों का जो एनालिसिस है, जो वीडियो मेरा मॉर्निंग में आता है, हिंदू एनालिसिस या फिर एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, तो इस वीडियो में कल यानी कि 28 को और आज 29 को दोनों दिन पर हमने बिम्स्टेक को कम्प्लीटली कवर किया, पूरा एनालिसिस किया। तो वो नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वाई बिम्स्टेक इज़ इंपॉर्टेंट और बिम्स्टेक को क्या करना चाहिए, इसका इतिहास, सारी चीज़ें। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बिम्स्टेक को वर्चुअली अटेंड करेंगे, फिजिकली अटेंड नहीं करने वाले हैं। इसी के साथ श्रीलंका की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर फॉरेक्स क्राइसिस हो गई, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में चल रही है, वहाँ की सरकार के पास डॉलर्स नहीं है, तो इसकी वजह से उन्होंने इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी एसेंशियल चीज़ों की, खास करके लेट्स से फ्यूल, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज वहाँ पर हो चुकी है। वीट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश में काफ़ी अच्छा वीट का प्रोडक्शन हुआ है, और अभी जो लेटेस्ट वीट है उसका प्रोक्योरमेंट तो अभी बाकी है, लेकिन जो पुराना स्टॉक है वो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। और अब भारत जो है वो स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहा है कि कैसे हम अलग अलग देशों को वीट एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसकी वजह से ग्लोबल वीट की एक प्रकार से शॉर्टेज हो गई है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं, रशिया और यूक्रेन, मिलकर दुनिया का 25% जितना वीट जो है वो पैदा करते हैं। तो यू कैन सी कि दो बड़े सप्लायर्स अभी बिजी हैं इन वॉर, तो दूसरे भारत जैसे देश के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो मिलकर एक प्लान बना रही हैं ताकि हम जो हाई प्राइस मिलेगी हमें एक्सपोर्ट में, तो इसका हम फ़ायदा उठा सकें। और हमारे पास स्टॉक कितना है देखिए, 16 मार्च तक की बात करें तो जो सेंट्रल पूल है हमारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके पास 21 मिलियन टन गेहूं है। और अब जो नया गेहूं का जो प्रोडक्शन है, जो उसका प्रोक्योरमेंट अभी स्टार्ट नहीं, उसकी ख़रीदारी अभी सरकार ने स्टार्ट नहीं की है, तो और ज़्यादा स्टॉक जो है वो ऐड होगा। तो इतना ज़्यादा स्टॉक हमें चाहिए नहीं, तो इट इज़ बेटर कि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच दें। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो मार्केट्स एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे हम इजिप्ट, टर्की, इटली या फिर दूसरे ऐसे देशों को वीट एक्सपोर्ट कर सकें। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री हैं, वो अलग अलग पोर्ट्स पर एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़ की तैयारी कर रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हैं उसको भी रॉप इन किया गया है ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्डर मिल रहे हैं तो उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें। और शिपिंग मिनिस्ट्री जो हैं वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ और पोर्ट्स और दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अब वीट को हम एक्सपोर्ट करेंगे और सनफ्लावर को हम इंपोर्ट करेंगे। यूक्रेन जो है वो हमारे देश के लिए सनफ्लावर ऑयल का एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन अगेन यू नो वॉर चल रहा है, तो अब भारत जो है वो 45,000 टन सनफ्लावर ऑयल जो है वो एक बहुत ही हाई प्राइस में रशिया से ख़रीदने वाला है। और ये शिपमेंट जो है वो अप्रैल तक हमारे देश में पहुंच जाएगा। एडिबल ऑयल जो है उसकी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो गई है लोकल मार्केट में, बिकॉज यूक्रेन से सप्लाई बंद हो चुकी है। लेट मी टेल यू, जब हम एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर। और इंडोनेशिया से जो हम पाम ऑयल मंगवाते हैं, तो इंडोनेशिया ने अभी पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर एक ब्रेक लगा दी है। तो दिस इज़ वन रीज़न कि क्राइसिस हुई है। यूक्रेन एक दूसरा रीज़न है, और थर्ड रीज़न ये है कि साउथ अमेरिका में जो सोयाबीन है तो इसका क्रॉप इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये तीन चीज़ों की वजह से जो एडिबल ऑयल हैं उसकी शॉर्टेज हमारे देश में हमें देखने को मिल रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया यूएई। इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात करूँ उससे पहले लेट मी टेल यू कि डियर फ्रेंड्स, आज ही मैंने एक वीडियो इंडिया यूएई पर बनाया है और इसको अपलोड भी कर दिया है, तो नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, उसमें 2 वीडियोज़ की मैंने लिंक दी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों वीडियोज़ आप देख लें, राइट। जो आज अपलोड किया है वो, और उससे पहले जो 2 अपलोड किए हैं ये दोनों,
क्योंकि ये तीनों वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो इंडिया यूएई के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि जो दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो अब हमारे पीयूष गोयल साहब ने ये कहा है कि 2030 तक इंडिया और इंडिया और यूएई का जो बायलैटरल ट्रेड है ये $250 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो दैट्स अ वेरी इंट्रिगिंग न्यूज़। और भारत ने टारगेट ये रखा है कि आने वाले वक्त में हम $2 ट्रिलियन के गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। भारत अपना एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बढ़ाना चाहता है, और इसमें यूएई हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मदद कर सकता है, की रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यूएई जो है वो दूसरे यूरोप और अफ्रीका के देशों के लिए एक दरवाज़ा है। अगर यूएई तक आपका सामान पहुंच गया तो इन देशों तक भी पहुंच सकता है। ये कैसे, ये जानने के लिए वो जो वीडियोस हैं, वो 3 वीडियोस वो आपको देखने पड़ेंगे। और पीयूष गोयल साहब ने ये भी बताया कि इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप जो हैं ये 21st सेंचुरी का एक एग्जाम्पल होगा, एक डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी, और दूसरे देश भी हमसे सीखेंगे। इसी के साथ आज स्टार्टअप की बात करें तो भारत का स्टार्टअप डेस्टिनेशन में 3rd रैंक आता है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप डेस्टिनेशन बने, तो ये भारत का एक सपना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस नाउ। यूक्रेन का एक शहर है जिसको पर्ल ऑफ द ब्लैक सी कहते हैं, कि ब्लैक सी का ये मोती है। तो इस शहर का नाम क्या है बताइए। आपकी स्क्रीन पर हैं 4 ऑप्शंस। चलिए यूक्रेन के मैप में ही इसको ढूंढ लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ सिटी कॉल्ड ओडेसा। तो ओडिशा इज़ द राइट आंसर। ओडेसा सिटी जो है इसको पर्ल ऑफ ब्लैक सी कहा जाता है। और ये जो मैरीपुल हैं, तो मैरीपुल का एक नाम था। मैरीपुल जो है वो इंडस्ट्रियल इंजन के तौर पर, यूक्रेन का इंडस्ट्रियल इंजन इसको माना जाता था, इस मैरीपुल को, राइट। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, ओडिशा इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, एक 5 आइज अलायंस है। तो कौन से 5 देश इस 5 आइज अलायंस के मेंबर कंट्रीज हैं? इसमें भारत को भी ज्वाइन करने की बात आई थी, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, तो ये एक हिंट है। तो जितने भी ऑप्शंस में इंडिया है तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो द राइट आंसर इज बी। कितने देश हैं? 5 हैं। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, और ये पांचों के पांच जो हैं वो 5 आइज अलायंस। और ये 5 आइज अलायंस जो हैं ये एक प्रकार का स्पाई नेटवर्क है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है, कि ये सारे देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस, एक दूसरे के साथ जो खुफिया माहितियाँ हैं या फिर जानकारी हैं वो शेयर करेंगे। और WTO के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ट्रेड सैंक्शंस आर रेगुलेटेड अंडर गेट रूल्स ऑफ द WTO। जो गेट रूल्स हैं उसके तहत ट्रेड सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये गेट का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, राइट। ये याद रखना पड़ेगा आपको, टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और किसी भी देश WTO रेजिम के तहत ऐसा है कि देश के पास एक अधिकार होता है कि अगर कोई देश, लेट्स से पाकिस्तान है, तो वो कोई हम पर अटैक करता है, ऐसा मिसबिहेव करता है, तो हम उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा सकते हैं। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग है वो हटा सकते हैं। और गेट के जो रूल्स हैं वो आर्टिकल 21 के तहत ये ऑपरेट होते हैं, राइट। आर्टिकल 21 ऑफ WTO ये गेट के साथ जुड़ा हुआ है। So that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video, and please do make sure कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइए। आई एम श्योर ये फाइनेंशियल न्यूज़ जो हैं इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के तैयारी पर एक प्रभाव पड़ सकता है। आई डोंट थिंक सो कि कोई दूसरी ऐसी चैनल हैं जो इस तरीके से और इतने विस्तार से अलग अलग टॉपिक्स को हर रोज़ एक सीरीज़ के तौर पर प्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ 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 शेयर दिस लेक्चर ऑन सोशल मीडिया, शेयर दिस लेक्चर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम की चैनल जो भी हैं, तो वहाँ पर प्लीज़ इसको शेयर करके उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।